ट्वेल्थ क्लास की हमारी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फोर्थ चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हम मेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें यूएन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र देखने को मिलेगा। उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एंड क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पा रहे हैं अभी या नहीं कर पा रहे हैं, एंड क्या चैलेंजेस है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड साथ ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल को लेके। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा है, एम्बलम देखने को मिल रहा है यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें ओलिव ब्रांचेस दिखाई गई हैं दोनों तरफ, एंड बीच में वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल रहा है। जो ओलिव ब्रांचेस है वो पीस को सिंबलाइज करती है, तो ये वर्ल्ड पीस मेंटेन करने की बात करता है, यहाँ पे वर्ल्ड पीस की बात करता है यूएन का लोगो। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है हमें, तो 3 या 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक फोरम चाहिए, जहाँ पे ग्लोबल फोरम चाहिए जहाँ पे बातें की जा सकें। ठीक है, एक ग्लोबल पार्लियामेंट की जैसी संस्था, जैसे हम अपने पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक संस्था चाहिए, एक फोरम चाहिए जहाँ पे उन बातों को, इश्यूज़ को रेज किया जा सके। ठीक है, देन वहाँ पे इसकी नीड पड़ती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने देखा देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े वर्ल्ड वॉर्स की वजह से। तो उन वर्ल्ड वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। थर्ड, एक वर्ल्ड में कॉपरेशन बनाने के लिए, ठीक है, सहयोग की बात करने के लिए कि सभी देश साथ मिले काम करें, स्टेबिलिटी रहे पॉलिसी फ्रेम करने में, तो उस चीज़ को कि एक हेल्दी कंपटीशन हो रादर देन वहाँ पर हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, इश्यूज देखने के लिए वजह, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। एंड फोर्थ, हम ये बोल सकते हैं कि एक जो हमारा ग्लोबल जस्टिस की बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव को, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल जस्टिस लाइक कि किसी भी देश के साथ बुरा ना हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली वहाँ पर ट्रीट किया जाए। जैसे हमने सोशल जस्टिस पढ़ा है, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम एक ग्लोबल जस्टिस कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं जो इन फोरम्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, इनके मीडियम से सर्व किया जा सकता है वो पर्पस। वो बात हो गई है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर के अंदर हमें है ना एक लेबनान क्राइसिस का जिक्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेबनान क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि इसराइल अटैक करता है लेबनान पर 2006 में, ये बोलकर कि वहाँ पे जो हिजबुल्लाह है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो लेबनान की ज़मीन का यूज़ कर रहा है इसराइल पे टेररिस्ट अटैक करने के लिए, एंड उसको सप्रेस करने के लिए इसराइल हैवली अटैक करता है लेबनान के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लेबनान के अंदर सिविलियंस मारे जाते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स टूट जाती है, एंड काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है जान और माल का। ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज अफेक्ट होते हैं इससे, पूरा एक तरीके का कियोस की सिचुएशन हो जाती है। एंड फिर यूएन वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करता है अगस्त के अंदर कि यार इसराइल अभी अपना अटैक रोके, अपना ऑफेंसिव रोके, एंड अपनी आर्मी को वापस बुला लें। यह रेजोल्यूशन पास होता है यूएन के अंदर, बट फाइनली इसराइल अपनी आर्मी को वहाँ से विड्रॉल करता है अक्टूबर के अंदर। तो ये दिखाता है यूएन फेल हो जाता है वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। ऐसा ही सूडान क्राइसिस के उसमें देखने को मिलेगा, हमें बहुत बार हमें देखने को मिला है कि यूएन जो अपना बोले कि हम जो उसका ऑब्जेक्टिव था पीस मेंटेन करने का, उसको करने में फेल रहा है। यहाँ पर जो सेकंड जो यूएन के जो सेक्रेटरी थे डैग हैमरसोल्ड, उनका एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है, द यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया इसलिए नहीं गया कि वो इंसानियत को स्वर्ग में ले जाएगी, जबकि बनाया इसलिए गया है नर्क से बचाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारे शशि थरूर साहब हैं उनका स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। टॉकिंग शॉप की बात हो रही है, जैसे कई, जैसे चाय की दुकान है, चाय की टपरी है, वो बातों ही अड्डा नहीं होता, वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं चाय का कप लेके, और फिर पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, हर चीज़ पे बात होती है, डिबेट होता है, बट एट द एंड होता क्या, कुछ भी नहीं हो पाता, वो बात करके अपने घर चले जाते हैं। तो यही बोला जाता है इन ऐसे फोरम्स के बारे में कि ये सब बातों नहीं अड्डा है। एंड ऐसा ही पार्लियामेंट्स के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे लोग बहस करते हैं, कुछ निकलता तो है नहीं, अपने घर निकल देते हैं। बट शशि थरूर यहाँ साहब यहाँ पर क्या है कि इसको तो इस बात को भी मान रहे हैं, साथ ही वहाँ पे जो यूएन का है, यूएन का जो सिग्निफिकेंस है उसको भी वहाँ पे वो दिखा रहे हैं। कम से कम बातों को, बातें से, बात होने से क्या होगा, एटलीस्ट बात तो होंगी, बातों से अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो वो हो जाएंगी, कम से कम बैटल फील्ड पे उतरने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है। एंड यहाँ पे जो शशि थरूर थे वो फॉर्मर यूएन अंडर जो सेक्रेटरी जनरल थे वहाँ पर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के। ओके,
तो अब यहाँ पे दो कोट्स जो हमने देखे, ठीक है, ये दिखाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत तो है, चाहे वो उतना अपना जो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने में कामयाब ना रही हो, बट बहुत बार उन्होंने वो काम किया भी है। कई बार कन्फ्लिक्ट्स को उन्होंने रेज होने नहीं दिया है, रोक लिया है, बट बहुत बार फेल भी हुई है। तो एक तरीके का मिक्स वहाँ पे सिनेरियो है। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। यहाँ पे जो दो कार्टून दिखाए गए हैं, दो पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही है, ये वही दिखा रहा है। यहाँ पे 2006 का इसराइली अटैक दिखा रहा है लेबनान के ऊपर कि ये यूएन ने यहाँ पे बोला कि भाई अपना वापस बुला ले इसराइल आर्मी, बट अक्टूबर तक बुलाया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो कहाँ मानी उसने इसराइल ने यूएन की बात। एंड वहीं पे जो उस टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे यूएन के, 7th यूएन सेक्रेटरी जनरल थे ये, कोफी एनन। मैं इनकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये है, ठीक है, ये साहब थे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये तो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करे बैठे हैं एक शील्ड के अंदर यूएन की, बट जो पूरे वर्ल्ड में अकेओस की सिचुएशन दिख रही है, आसपास हालात ख़राब हैं। ओके, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। आईएमएफ, ये बॉक्सेस भी हमें मिस नहीं करने हैं। आईएमएफ है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस एट द एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। जो आईएमएफ है उसके अंदर 190 मेंबर्स हैं एज ऑन 19 फरवरी 2024, ठीक है। इसमें क्या है, आईएमएफ क्या काम करता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, ये आपको लोन प्रोवाइड काम करता है, यानी ग्लोबल पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है फाइनेंस रिलेटेड, कि किस तरीके के पेमेंट सिस्टम्स होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करेगा, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उस वहाँ पर किस तरह की रेगुलेशंस की नीड है, किस तरह ऑपरेट करेगा। तो वो सारी चीज़ें, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, पॉलिसी फ्रेम करना, फाइनेंशियल वहाँ पर पूरे आप बोलें वर्ल्ड के लिए, तो वहाँ पर आईएमएफ का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दी गई है एंड बताया गया है कि कितना कंट्री का शेयर है एंड मेजर मेंबर्स कौन है आईएमएफ के, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 12 अप्रैल 2016 यहाँ पर 189 कंट्रीज़ थी एंड अभी प्रेजेंट डे 190 कंट्रीज़ है, ठीक है, 2024 के अंदर। एंड G7 की बात यहाँ पे की गई है। हाल फिलहाल में G7 की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। आपको पता लगाना है कहाँ पर हुई थी, वो आपका टास्क है। G7 के अंदर जो बड़ी मेजर प्लेयर्स है, एक इकोनॉमिक फोरम है G7, जिसमें जो ग्लोबल 7 जाइंट्स बोलेंगे हम, वो आते हैं। यूएस आता है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली एंड कनाडा, ठीक है। ये लोग इसमें आते हैं G7 के अंदर एंड इनके पास जो वोटिंग पावर्स हैं पर 41.29% है आईएमएफ के अंदर, ओके। चाइना के पास 6.09, सऊदी अरेबिया 2.02, इंडिया 2.64, ब्राज़ील 2.22, रशिया 2.59% ये वोटिंग पावर्स है इस फोरम के अंदर, ओके। वहीं पे बात करते हैं अब यूएन बना कैसे, उसकी बात होगी। एंड हमने देखा है काफ़ी सारे, जैसे कोई पेंडेमिक आ गया उसको लेके गाइडलाइंस जारी होती है, ठीक है। एंड जो ये यूएन की बॉडी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने यहाँ पे अभी जैसे ये मंकी पॉक्स को लेके किया हुआ है, कोविड-19 के लिए गाइडलाइंस आई थी, उसको टैकल करा गया वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब आगे चलते हैं, यूएन इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ठीक है। फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1941 में अटलांटिक चार्टर असाइन करते हैं यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड यूएसए के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब, जो 4 बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। एंड बाद में 1951 के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है, 22nd अमेंडमेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वहाँ पर ये फिक्स कर दिया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल 2 बार से ज़्यादा देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। एंड हाल ही में नवंबर के अंदर 2024 में हमारे फिर से यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, और जो इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस एंड और वहाँ पे एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट हम बोले तो डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच मुकाबला होगा इस बार फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। एंड साथ में यहाँ पे ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल, इस इंसान का जिक्र देखने को मिल रहा है हमें। जो चर्चिल थे, टू बी ऑनेस्ट इतने खास कोई इंसान थे नहीं ये, ओके। इंडिया के अंदर मैं आप लोगों को इनकी शक्ल दिखा दूं। ये भाई साहब बात करते थे वाइट मैंस बर्डन के बारे में, कि जो ये लोग हैं ना, कॉलोनीज हैं, जो लोग हैं
इन ये बर्डन है हमारे ऊपर, इनको सिविलाइज करना हम लोगों का टास्क है, ये बात वो बोलते थे। एंड इनकी वजह से काफ़ी बड़ा फैमिन बंगाल के अंदर देखने को मिला एंड काफ़ी ज़्यादा लोग उसके अंदर मारे गए, क्योंकि इन्होंने सारी सप्लाई वर्ल्ड वॉर के अंदर खपाई थी, जो इंडिया के हिस्से का अनाज था वहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है। 1942 के अंदर 26 allied nations fighting against the Axis powers met in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by United Nations। ठीक है, तो ये साइन करते हैं 26 allied nations जो वहाँ पे लड़े थे एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट में। एक्सिस पावर कौन थे? इटली, जर्मनी, ओके, हंगरी एंड ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ये सब ठीक है उसके अंदर आते थे। उनके अगेंस्ट जो लड़े थे, जापान भी एक्सिस पावर में था, तो जापान की वजह से ही यूएसए उस वॉर के अंदर कूदा कूदा था 1945 के अंदर। अगर वहाँ पे पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं करता जापान, तो यूएसए अलग बैठा हुआ था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। बट आता है फिर फ्रंट से लीड करता है, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा के समेट देता है पूरा मामला। तो अब आगे चलते हैं। 1943 के अंदर तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है, तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन, और ये 3 पावर्स थी उस टाइम की, सोवियत यूनियन, अब यूएस एंड ब्रिटेन। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, अब बिग 3, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। ठीक है, रूजवेल्ट के बारे में बात कर ली, चर्चिल के बारे में बात कर ली, स्टालिन के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर। व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन यूएसएसआर के सर्वे सर्वा बनते हैं, एंड ये सब मिलके बैठते हैं 1945 फरवरी के अंदर याल्टा के अंदर एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन दी प्रपोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फिर वहाँ पे ये सारे में बात करते हैं। अप्रैल और मई के बीच 2 महीने यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस चलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस चलती है। एंड 1945 26 जून को यूएन का चार्टर 50 देश साइन करते हैं। पोलैंड जो था 15 अक्टूबर को साइन करता है, और उस टाइम पे यूएन के पास 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हो जाते हैं। और 1945 24 अक्टूबर को यूएन ऑफिशियली फाउंड हो जाता है, द यूएन वाज फाउंडेड, एंड तब से यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत ने कब ज्वाइन किया? 1945 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945 को। आप बोलोगे यार भारत तो उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ब्रिटिश इंडिया ज्वाइन करता है उसको, एंड इंडिया उसका एक मेंबर बन जाता है तब से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फाउंड हुआ यूएन, यूएन के काम क्या है, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द यूएन यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना एक वो बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है, जिसका काम था कि भाई कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए, वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए और बात करके डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन लेकर आए प्रॉब्लम्स को, कन्फ्लिक्ट को रेज ना होने दे। बट लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1939 टू 45 ये वॉर चलता है, और ये सबसे बड़ा फेलियर था लीग ऑफ नेशंस का। तो इसके बाद जो लीग ऑफ नेशन है वो ख़त्म हो जाता है, एंड उसको रिप्लेस करता है हमारा यूएनओ। ठीक है, तो उसका उत्तराधिकारी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूएन डे कब आता है? 24 अक्टूबर 1945 को बना था, तो तब से 24 अक्टूबर हर साल यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है पीस एस्टैब्लिश करना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ में मिलकर रिजॉल्व करना, एंड एक डेवलपमेंट वहाँ पे सिक्योर करना, कि ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके डेवलपमेंट को बढ़ाना। ठीक है, ये सारी बातें, सहयोग, सामाजिक आर्थिक विकास, शांति, ये मुद्दे हैं यूएन के ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके बारे में हम पहले फेज में बात कर चुके हैं। एंड प्रेजेंट डे 193 देश जो है, 193 कंट्रीज हैं यूएन के मेंबर्स हैं, एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिनके अंदर पैलेस्टीन है एक ऑब्जर्वर स्टेट, और दूसरा ऑब्जर्वर स्टेट है वेटिकन सिटी। ओके, एंड यहाँ पर अब बात करते हैं फॉर्मेशन। एक ये पोस्टर देखने को मिल रहा है, द यूनाइटेड नेशंस फाइट फॉर फ्रीडम, द यूएस ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड द अबव पोस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज पर द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ 42। The poster features the flags of all nations that were part of the allied forces. It reflects the belligerent origins of the UN. ठीक है,
वही है जो 26 अलाइड फोर्सेस थे, वो उनका फ्लैग्स वगैरह दिखाए गए, उनकी यूनिटी को शो कर रहा है, तो ये पोस्टर वही था। ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये सब बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड इंडिया की जो मांग है ना, वो सबसे बड़ी मांग सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर ही है, ओके। क्योंकि जो पावर आती है ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर हम बात करें, जनरल असेंबली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एंड एक तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूएन सिस्टम, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। तो इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये 5 मेंबर कौन से हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। एंड ये वो देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, तो इनके पास ये पावर आती है। एंड चाइना उस टाइम पे एशिया से किसी एक कंट्री को देना था, देन चाइना को वहाँ पर यूएन की परमानेंट मेंबरशिप दी गई। एंड रशिया, और जो रशिया है वो एशिया के अंदर नहीं आता है, वो एक यूरोपियन कंट्री है। एंड जो उसका पार्ट एशिया के अंदर आता है, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड जो इसके हेड हैं यूएनओ के, वो इनके जनरल सेक्रेटरी जनरल होते हैं। एंड जो फर्स्ट थे उनके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट थे ट्राइगिव लाई, जो नॉर्वे से आते थे, 1946 टू 1953 वो रहे। एंड जो आज की डेट में प्रेजेंट है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, 9th हैं वो। एंड 1 जनवरी 2017 को वो इलेक्ट हुए थे। एंड पोर्चुगल से वो आते हैं, पुर्तगाल से। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है यूएन का, जो यूएसए के अंदर है। और प्रेजेंट डे 193 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, तो टोटल 195 लोग यूएन से, कंट्रीज यूएन से जुड़े हुए हैं, ओके। 6 इसकी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 मेन इसके ऑर्गन्स हैं। एंड एक कंट्री थी पुलाव, उसके आज़ादी के बाद से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो इनएक्टिव है 1994 से, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है, और साथ में इसके अलावा जो कुछ एजेंसीज हैं यूएन के अंडर आती है जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। मैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको बोल रहा था। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो राइट्स हैं। 10 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली 2 साल के टर्म्स के लिए इसके अंदर आते हैं, तो 2 साल के लिए टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। टोटल 10 मेंबर्स होते हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एंड जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, वो पूरा उसको कंट्रोल करता है। पूरा सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से उसको लीड करती है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को। यूएन के चार्टर में शामिल है कि यूएन कभी भी किसी के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपनी वहाँ पे जो फोर्स है उसको डिप्लॉय नहीं करेगा। वो सिर्फ वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए, कन्फ्लिक्ट के जो जोन है वहाँ पर ही सिर्फ अपनी अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको डिप्लॉय करेगा। और इन्हें ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एंड मैं एक बात बोलूँगा, आपको आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बी कॉम्पिटिटिव, बिकॉज इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। अभी जो पढ़ा हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ सब पार्ट्स हैं इन बॉडीज़ के, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ जो एजेंसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो इनमें इंपॉर्टेंट एजेंसीज जो यूएन के अंडर आती है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हम बता चुके, पेंडेमिक आया, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई इमरजेंसी है, तो WHO उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है, वहाँ पर फिगर आउट करता है चीज़ों को एंड पॉलिसी फ्रेम करने का काम करता है ग्लोबली, ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह इशू करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उन कंट्रीज़ के लिए चलाया जाता है जिनको नीड है और डेवलप। वहाँ पे काफ़ी बुरे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग बेचारे परेशान हैं वहाँ पर, ठीक है, पूरा क्यूस का सिचुएशन है। वहाँ पे यूएनडीपी प्रोग्राम चलाता है डेवलपमेंट का, जिसके तहत वहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको सोशल सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यूएनडीपी के अंडर वो सब आता है। यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनाइटेड नेशंस का, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये देखता है कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स जो है उनको ख़राब, मतलब तोड़ा तो नहीं जा रहा है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि लोग बदतर कंडीशन में रह रहे हैं एंड उनके ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, वो सब वहाँ पे चीज़ें आती है। फिर आता है UNHCR, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़।
ये बनाया गया है रेफ्यूजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, कि जो रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग रह रहे हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो सही कंडीशन में रहें, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ठीक है, उन्हें कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एंड रिजॉल्व करना उनके इश्यूज़ को, कि वो वापस अपने सेटलमेंट हो सके उनका, उनकी कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजीज़ का, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। इस सब को लेके यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। एंड फिर यूनिसेफ का जिक्र मिलता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसको बोला जाता है। इसमें जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन हैं उन लोगों के फूड की, एजुकेशन की, इन सब को लेके वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती है, हेल्प की जाती है, ठीक है। देन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम है हमारे कल्चर को, एजुकेशन को, सोशल जो स्ट्रक्चर है हमारा वहाँ पर उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। हमने देखा होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात होती है, ठीक है। तो आपकी जो सिटी है उसमें जो आपको पता लगाना है कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, तो वो कमेंट करके आप मुझे बताना उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं एक एशिया से सेकंड एशियन जो हमारे यहाँ पर, एशिया से सेकंड जो थे यूएन जनरल सेक्रेटरी बान की मून, उनका जिक्र देखने को मिलेगा। ये पूरा यूएन के जो सेक्रेटरीज जनरल थे उनकी लिस्ट है। पहले ये ट्राइगेव लाए थे, मैं बात कर जो डैग हैमरशोल्ड, जिन्होंने काफ़ी फेमस कोट करा वो, कि यूएन बना किस लिए है, वो ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्लियरिफाई किया था। यूथांट ये फर्स्ट थे जो यूएन के एशियन वो बनते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूथांट। ये बर्मा से थे, जिसमें म्यांमार के नाम से जाना जाता है। एंड प्रेजेंट डे, आज की डेट में म्यांमार की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री कू देखने को मिलता है और अभी भी चल रहा है वो रिजीम, एंड लोग सड़कों पे हैं वहाँ पे। अभी हम बान की मून की बात कर रहे थे, जो थर्ड है वहाँ पर, ओ सॉरी इंडिया, ओ सॉरी एशिया से सेकंड जो है जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूएन के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया से ये आते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा है ना वहाँ पे यूएन के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी ज़्यादा इन्हें जाना जाता है, काफ़ी इज्जत है इनकी। इन्होंने वहाँ पे यूएन वुमेन भी बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन बनाया, कि औरतों के हक की बात की जाए, तो इन्होंने उसकी शुरुआत की, ठीक है। 2007 से 2016 इनका टर्म था एज जनरल सेक्रेटरी। तो इनके बारे में जिक्र देखने को मिलता है, बाकी आप आराम से पढ़ सकते हो इनके बारे में यहाँ पर, ओके। ये समिट हो रहा है, बान की मून यूएन सेक्रेटरी जनरल लॉन्चेस यूएन एट 70 टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये 2015 में यहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैठे दिखाई दे रहे हैं, बाकी चेहरे ये आंग सान सू की है, म्यांमार की लीडर, ठीक है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ इन दो को। एंड ये बान की मून यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, ओके। तो जो यूएन का बजट है उसके अंदर 22% यूएसए कंट्रीब्यूट करता है, 9.6% जापान कंट्रीब्यूट करता है, 7.9% चाइना कंट्रीब्यूट करता है, 6.3% जर्मनी कंट्रीब्यूट करता है, एंड 4.8% फ्रांस कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यूएस का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है, एंड यूएस से जापान का एक अलायंस भी है। तो ओवरऑल दोनों कंट्री मिलके 30% से ज़्यादा फंड वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएन के फंड, यूएन के बजट में, ठीक है। ये डाटा 2017 का है, अभी अपडेटेड होगा तो उसमें वो भी देखते हैं, ओके। वर्ल्ड बैंक का जिक्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ठीक है, इनका काम क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना, कम एक तरीके से ब्याज दरों पर, ठीक है। एंड वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का जो भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसिटी है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो सब इसके अंदर आता है। बट एक बात बताऊँ, कहीं ना कहीं पर जो इनका है ना एक तरीके का, एक वो बोल सकते हैं कि बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या दिलवाते हैं किसी से, तो ये कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई, उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो जो कंट्रीज़ है, वीकर कंट्रीज़ हैं, वो जो नेगोशिएट नहीं कर सकते इनके साथ, बार्गेन नहीं कर सकते, उनको ये काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा दखल पहुंचाते हैं, चेंज करते हैं उनके इंटरनल मैटर्स में आके, कि आप अपने यहाँ पे सब्सिडी मत दो या ऐसा मत करो तभी हम आपको लोन देंगे। तो काफ़ी मानना पड़ता है इनकी बातों को, ठीक है। तो अभी ये अपडेटेड आ गया है डाटा यहाँ पर। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात हो रही है, यूएसए 22%, उसके बाद चाइना आ गया 12%, जापान 8.5%, एंड जर्मनी 6.0%, एंड यूके 4.5%, एंड इंडिया हमारा 21st नंबर पे है 0.8%। तो हम सिंगल डिजिट में भी पूरा यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है
तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी कार्टून भी आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें दिखाया गया है यूएसए के डोमिनेंस को यूएन के अंदर। ठीक है, ये वीटो पावर किसने कितनी बार यूज़ किया, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूज़ ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018 मतलब 2018 तक, 1 जून 2018 तक कितनी बार किस कंट्री ने वीटो पावर यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा रशिया ने किया 135 टाइम्स, चाइना ने 11 टाइम्स, फ्रांस ने 18, यूके 32, यूएसए 84। ओके, एंड यहाँ पर जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन यहाँ पे बात की जा रही है। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप सीरियस वन। इंडिया क्या है कि अभी एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को बात कर रहा था ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अब एक चीज़ देखें, ये कब बना था? 1945 में बना था यूएन। कितने साल हो गए हैं इसको? काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, 79 ईयर्स के अराउंड हो चुके हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि तब से कोई चेंज नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। वही 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 टेम्पररी मेंबर्स, 2 साल के लिए आएंगे, और वो 5 मेंबर्स का वीटो पावर है। एंड अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम एंटर करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड एरा में। अभी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है। इंडिया काफ़ी अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है, एक अच्छा मिलिट्री पावर बन चुका है इंडिया भी। ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर भी है हम। एंड हमारी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है हमारा, वो भी डेवलप कर रहा है काफ़ी अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें हमें नीड है चेंज की। एंड वहाँ पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के जो वहाँ पर हम बात करें कि इंडिया के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इंडिया भी डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन में एक परमानेंट मेंबरशिप। ओके, क्योंकि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एंड हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं है यूएन के अंदर। बट उसके अगेंस्ट में ये कहा जा सकता है कि 1% से भी तो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो डाटा है अपना हम लोगों ने देखा। ठीक है, बट वही है, बट हम डिज़र्व तो करते हैं ना एक अच्छी पोजीशन, जहाँ पर हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें इंटरनेशनल स्टेजेस पे। तो अभी उतना यूएन उतना रेलेवेंट मेरे हिसाब से उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, रीजनल जो ग्रुपिंग है वो भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं पर टैकल कर रही है उस चीज़ को। जैसे ब्रिक्स की हम बात करें, क्वाड की बात करें, ठीक है, G20 की बात करें। आई नो ये यूएन के मेंबर भी है सब लोग, बट जो यूएन है वो उतना अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाया है। जो क्राइसिस हमने देखे वहाँ पर यूएन उतने अच्छे से अपना रोल प्ले नहीं कर पाया। क्या ही कर लिया यूएन ने रेजोल्यूशन पास करके। यूक्रेन वॉर के रिलेटेड भी 2022-23 के अंदर यूएन ने अपना रेजोल्यूशन दिया था कि रशिया अपनी आर्मी वहाँ से हटा ले, बट रशिया हटाई अपनी आर्मी, अभी भी चल रहा है वॉर। ओके, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये सूडान क्राइसिस, दारफर क्राइसिस, ये यहाँ पर क्या है, बुरा हाल है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, परेशान है काफ़ी ज़्यादा, ये 2003 के बाद से। ठीक है, एंड यूएन एंड ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यहाँ पर आके इनको सिर्फ फॉल्स प्रोमिस दे के गए हैं, सिर्फ वर्ड दे के गए हैं कि अरे तो बहुत बुरा हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, जेनोसाइड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ नहीं है, बस बातें बोल के बयान दे के चले गए। ठीक है, आप बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, ये दिखाया कटोरे में सिर्फ वर्ड्स है, वर्ड्स को खाया नहीं जा सकता ना, खाना चाहिए खाने के लिए, पेट भरने के लिए। ये भुखमरी से इंसान मरे हुए हैं, ठीक है, बुरा हालात है, तो ये दिखा रहा है, सिर्फ बातें हैं। तो वहाँ पे बात आ जाती है ना कि टॉकिंग शॉप की बात आती है, बातूनी अड्डा है। तो यहाँ पर ये रेलेवेंस यहाँ पर उसका देखने को मिलता है कि बातूनी अड्डा सिर्फ बातें हो रही हैं, काम ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? तो अब चलें आगे। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये बताया गया कि इतने इतने ऑपरेशन चलाए गए हैं पीस कीपिंग के लिए। ठीक है, कहाँ पर चलाए गए हैं और ये सब कि वहाँ पे पीस स्टैब्लिश किया जा सके। यूएन मिशन यहाँ पे साउथ सूडान के अंदर, ये सब आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, अरे चलो अभी WTO के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था। ठीक है, एंड ये पहले सक्सेसर था, ये सक्सेसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गेट का। ठीक है, जो गेट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था एक तरीके का। वहाँ पर इसका मेन जो काम था वो फुलफिल करना था कि ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड है, वो कैसे चलेगा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या रहने वाला है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और पहले अभी क्या है, 2016 में इसके 164 मेंबर्स थे 2016 तक। अभी अपडेटेड डाटा चेक करना पड़ेगा क्या है,
एंड वहीं पे जो डिसीजंस है ये वहाँ पर एक तरीके से सलाह से लिए जाते हैं, बट द मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज यूएस, यू एंड जापान हैव मैनेज टू यूज द डब्ल्यूटीओ टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। जो डब्ल्यूटीओ है उसकी जो पॉलिसीज़ को जो फ्रेम इस तरीके से किया जाता है कि जो ऑलरेडी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है, पावरफुल कंट्रीज़ है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनको ज़्यादा एडवांसमेंट से बेटर हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज़ से। ऑन द अदर हैंड वहीं पे अपने खुद के डिसीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेने के लिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में हम उसको और अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। अभी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे जिक्र देखने को मिलेगा। इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है निकल कर, तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। IAEA, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। कि इसलिए हुआ था कि जो एटम पावर है ना, एटॉमिक पावर है, उसको पीसफुल यूज़ के लिए, ठीक है, पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, ना कि वेपन्स में, आर्म्स में, इसको लेके। ठीक है, ये रेगुलेट करता है और इंस्पेक्ट करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। जो बनाए गए हैं एटॉमिक रिएक्टर्स सिर्फ वो पावर प्रोड्यूस करने के लिए या पीसफुल यूज़ के लिए तो हो रहा है ना वहाँ पे काम, या फिर मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको वहाँ पे मॉनिटर करता है IAEA। ओके, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आएगी। एक एनजीओ था जो फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पे यूके के अंदर। ठीक है, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, तो वहाँ पे ये, हाँ, इसको एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। तो मैं, ये कार्टून है, ये कार्टून को समझ लेंगे, ये पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, अमेरिका है भाई, अमेरिका खड़ा है बीच में। ठीक है, ये तो ये बात कर रहा है कि भाई मेरी बात मान लो शांति से, बिल्कुल यूएन का झंडा उठाया हुआ है बड़े प्यार से कि मेरी बात मान लो शांति से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू, अगर शांति से प्यार से बात नहीं मानोगे देन भाई लड़ाई थोप देगा आपके ऊपर। ठीक है, वॉर झेलो अभी आप, एंड कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यूएन वगैरह। कई बार क्या है कि यूएन के अगेंस्ट जाके यूएस ने वॉर किया है। ठीक है, इसके पास वीटो पावर है, कोई इसके अगेंस्ट से बोलता है ना कि भाई नहीं यूएस से वॉर नहीं करेगा, देन अपनी ये वहाँ पे वीटो यूज़ करता है और उस प्रपोजल को वहीं पे रोक देता है और चला जाता है वॉर में। ठीक है, ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड किस लिए ऐसा है कि 22% के अराउंड यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक सुपर पावर है। ठीक है, मिलिट्री सबसे ज़्यादा बजट यूएसए का है। ओके, एंड जो यूएन है उस जो फिजिकली हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, यूएसए की टेरिटरी में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रिविलेजेस को वहाँ पर जितना हो सके उतना। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई रेजोल्यूशन पास नहीं गया इराक के ऊपर, इसने जो वॉर करा उसमें यूएन के जो उसके मेंबर साथी थे उन्हें मना कर दिया, बड़े फिर भी वहाँ पे वॉर में चला जाता है इराक के साथ, एंड इराक को पूरा बर्बाद करके रख देता है। ओके, तो ये था यूएसए का, ये कार्टून शो कर रहा है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, थोड़ा इसको पढ़ोगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर रहा था, एक एनजीओ था यूके का ये। ठीक है, 1961 में ये बना था और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इज एन एनजीओ दैट campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. ठीक है, यूएन का जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यूएन ने डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स को अपने एक एजेंडा में 1948 में। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में हुई थी, यूएन ने की थी। वहाँ पे बात की जाती है ह्यूमन राइट्स की, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, वैसे ही ह्यूमन राइट्स है ग्लोबली। ग्लोबल सिटीजन्स की अगर बात करें, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप 11th क्लास की जो आपके पास सिटीजनशिप चैप्टर था उसमें आप पढ़ के आए होंगे उसको। तो अभी आपको थोड़ा समझना ये होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एक देश के नागरिकों को मिल रहे हैं, बट जो ह्यूमन राइट है वो सभी को मिलने चाहिए इंसान होने के नाते, तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसकी वकालत करता है, जो एक एनजीओ था यूके का, 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अगेन एक एनजीओ हमें देखने को मिल रहा है। ये वहाँ का है, ये फिनलैंड का है शायद। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच एक बार आप चेक कर लेना, बाकी हम पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्वड इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। इट्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स organization in the US. It draws the global media's attention to human rights abuses. It helps
building international coalitions like the campaigns to ban landmines, to stop use of child soldiers and to establish the international criminal court. ओके, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अभी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर आपको माइनर बच्चे दिखेंगे हाथ में AK-47 लिए हुए, ठीक है। बोको हराम के अंदर, सूडान के अंदर जहाँ भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, वहाँ पे क्या है, बच्चे क्या है फन के लिए मारना सिखाते हैं, उन्हें ड्रग्स में डाल देते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए काम करता है NGO। तो इसकी शुरुआत हुई थी एज हेलेंस्की वॉच, ठीक है, फिनलैंड के अंदर। और बाद में ये 1970 में ह्यूमन राइट्स वॉच बनता है और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। पहले ही हेलेंस्की वॉच के नाम से जाना जाता था, वो फिनलैंड में हेलेंस्की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये हमारा चैप्टर था, रैप अप करते हैं इसको यहीं पर। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें भी अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली अगर आपने अच्छा चैप्टर पढ़ा है। और मेरे लिए कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। ये वीडियो थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।